हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CIG यानी सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, जिसमें आज पढ़ेंगे NES 01 के खंड 1 में इकाई 2 बच्चों के मार्गदर्शन में अभिभावकों और शिक्षक की भूमिका, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बच्चों के मार्गदर्शन में अभिभावकों और शिक्षक की भूमिका में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको बच्चों की आवश्यकताओं और समस्याओं की जानकारी है तो उनके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास के लिए घर और विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलाप की योजना बनाने में सहायता मिलेगी, जिसमें सबसे पहले देखेंगे शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। बच्चे सामान्यतः विकास, चाहे वह शैक्षिक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक हो, उनकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। दोषपूर्ण ढंग से सुनने, बोलने, ठीक से दिखाई न देने या निद्रा की कमी के कारण बच्चा सीखने में, बौद्धिक क्षमता में पिछड़ जाता है और उसकी शैक्षिक उपलब्धि बहुत कम हो जाती है। शिक्षक यदि बच्चों की शारीरिक कमियों को समझकर उनके लिए कुछ निश्चित योजनाएं बनाए तो जिन बच्चों को ध्यान न देने वाला, आलसी, रुचि न लेने वाला या सुस्त कहते हैं, उनमें निश्चित रूप से सुधार किया जा सकता है। बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य का प्रभाव उसकी कार्य शक्ति, प्रसन्नता और विद्यालय में रुचि एवं अन्य कार्यों पर पड़ता है। जो अभिभावक और शिक्षक अपने बच्चों को आयु वर्ग वाले बच्चों की सामान्य आदतों से परिचित है, उन्हें उस समय सचेत हो जाना चाहिए कि वे बालक अपनी सामान्य आदतों से हटकर व्यवहार करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आना संभव है। बच्चे की शारीरिक अक्षमता को खेल के मैदान में खेलते और कूदते समय आसानी से जाना जा सकता है। ऊँघना, सिर दर्द, पीलापन, खांसी, जुकाम, मुंह से दुर्गंध आना, आंख से पानी गिरना, गले की बीमारी आदि लक्षण भी बच्चे को अस्वस्थ होने का परिचय देते हैं। अतः इनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनकी चिकित्सा करवानी चाहिए। यदि विद्यालय में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है तो अभिभावक को चाहिए कि वह बच्चों को स्थानीय डॉक्टर से निरीक्षण और इलाज कराएं। आइए नेक्स्ट देखते हैं दृष्टि दोष। जिन बच्चों के दृष्टि से संबंधित समस्याएं होती है वो पढ़ाई लिखाई में प्राय पिछड़ जाते हैं, संवेगात्मक रूप से परेशान रहते हैं, उनका सामाजिक समायोजन भी भली प्रकार से नहीं हो पाता है। नजदीक की नजर व दूर की नजर में कमी, भैंगापन या रंग दोष जैसी शारीरिक अक्षमताओं को पहचान लेना अभिभावकों और शिक्षकों के लिए कठिन नहीं है। यदि बच्चा उन विषय में रुचि नहीं ले रहा है जिनमें अच्छी नजर की आवश्यकता है, अलग अलग रंगों वाली समान वस्तुओं को देखकर भ्रमित हो जाए, किसी वस्तु को देखने समय अपनी आंखों पर बहुत जोर डाले या नजर गड़ा ले, पढ़ते समय पुस्तक को आंखों से बहुत दूर या पास रखकर पढ़े, अंकों और शब्दों को न पहचान सके और उनमें अंतर न बता पाए, उसे आकृति स्पष्ट न दिखाई दे, सिर दर्द हो और आंखों में थकावट हो, तो समझना चाहिए कि बच्चे में दृष्टि दोष है। ऐसे बच्चों को डॉक्टरी सहायता के लिए डॉक्टर या नेत्र विशेषज्ञ के पास ले जाना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे बच्चों को कक्षा में ऐसे स्थान पर बिठाएं जहां पर्याप्त रोशनी हो और उसकी आंखों में सीधी रोशनी न पड़े। ऐसे बच्चों से लिखित कार्य की तुलना में मौखिक कार्य अधिक करवाया जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं श्रवण दोष। जिन बच्चों में श्रवण दोष होता है उनकी प्रमुख समस्या यह होती है कि वे समाज में बहुत अधिक घुल मिल नहीं पाते हैं। श्रवण दोष के कारण बच्चे सुस्त हो जाते हैं और किसी भी विषय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। तब उन पर यह दोष लगाया जाता है कि वह अपने अभिभावक, शिक्षक के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चा मौखिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए तो प्रश्न का उत्तर न दे सके तो मौखिक आदेशों का पालन न करे। जब कोई व्यक्ति उससे बात करे तो सुनने के लिए वह आगे की ओर झुक जाए या सुनने के लिए अपना सिर एक तरफ घुमा ले, अक्सर जोर से या धीमे बोले या समूह से दूर रहे तो समझ लीजिए कि वह श्रवण दोष से ग्रस्त
हो सकता है। बच्चे के श्रवण दोष को पहचानने का एक तरीका यह भी है कि घड़ी को एक एक करके दोनों कानों पर पास रखें। जिस बच्चे की श्रवण शक्ति ठीक रहेगी वह शोर न होने पर घड़ी की टिक टिक की आवाज सुन लेगा, जबकि कम सुनने वाला बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा। शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बच्चों को उन्हें ठीक प्रकार से सुनाई नहीं देता उन्हें कक्षा में आगे बैठाएं, उनके पास खड़े होकर पढ़ाएं तथा इन बच्चों को बोलने वाले ओठों को संचालन पर ध्यान देने को कहे। श्रवण दोष वाले बच्चों की कान, नाक, गला विशेषज्ञ या स्थानीय अस्पताल में जांच करवानी चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं वाक दोष। हकलाना, तुतलाना, वाचाघात आदि प्रमुख वाक समस्याएं हैं। ये समस्याएं शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कारण से पैदा होती है। गले और वाग्य यंत्रों को दोषपूर्ण संरचना, नासावरोध संबंधी परेशानी, जिह्वा संबंधी असामान्यता या खंड तालु शारीरिक कारण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दांतों की समस्याएं। बहुत से बच्चों के दांत गंदे, बेतरतीब तथा सड़े हुए होते हैं। इनका प्रभाव बच्चों को बोलने और मुखाकृति पर भी पड़ता है। परिणाम स्वरूप बच्चा अपने आप को हीन महसूस करने लगता है और विद्यालय में अनुपस्थित रहता है। शिक्षकों और अभिभावकों को चाहिए कि वे दांतों की सफाई तथा देखभाल के विषय में बच्चों को बताएं और उन्हें दांत साफ करने के लिए बाध्य करें। ये नेक्स्ट देखते हैं शारीरिक विकलांगता। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को शिक्षकों की ओर से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अपंग बच्चों को सीढ़ियां चढ़ने उतरने में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों के लिए आवश्यक है कि विद्यालय की बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी उनकी सहायता करें। यह भी वांछनीय है कि उनके बैठने का स्थान कक्षा के दरवाजे के समीप हो और उनकी शारीरिक विकलांगता की प्रकृति को देखते हुए उनके लिए खेल, घुमाने ले जाना या अन्य कार्यकलाप आदि विद्यालय या घर में आयोजित किए जाए। अपंग बच्चों के लिए परमावश्यक सहायता या सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की सहायता उन्हें न दी जाए। ऐसा क्योंकि ऐसा करने से इन्हें दूसरों पर निर्भर रहने की आदत पड़ जाएगी और वे स्वयं को असहाय महसूस करने लगेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं अन्य समस्याएं। बच्चों में अन्य समस्याएं भी दृष्टिगोचर होती है, जैसे तनाव संबंधी, जोड़ों का बुखार, मिर्गी, दमा आदि। जिन बच्चों को इस प्रकार की कोई समस्या या बीमारी हो तो उसका निदान और उपचार आवश्यक है।